आज हम लोग नाभिक का जो चैप्टर है, हम लोग का अध्याय है, तो नाभिक में हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ रहे थे कि नाभिक में रेडियो सक्रियता किस प्रकार से होता है। तो रेडियो सक्रियता जो नाभिक की जिसका ईबीएन वैल्यू मतलब कि बंधन नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन कम होता है, वह नाभिक अस्थायी होते हैं और वह नाभिक टूट करके दूसरे नाभिकों में क्या होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। और यह जो विखंडन की दर होते हैं उस नाभिक के संख्या के समानुपाती होती है, जिसमें कि हम लोग लिखे थे -dn/dt समानुपाती n बराबर लैम्डा n नाभिक का विखंडन स्थिरांक। और उसके आधार पर एक फार्मूला भी बनाए थे, तो कुछ अर्धायु काल इन सबों के बारे में भी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े। और ये जो लेक्चर्स हैं राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कोई भी लेक्चर देख सकते हो, पूरे सिलेबस के 11, 12 सभी के, जो जेईई मेंस, एडवांस, नीट इन सबों की तैयारी करना चाहते हो उन सबों के लिए भी काफ़ी बेहतर लेक्चर सारे उपलब्ध हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो रेडियो सक्रिय तत्व से निकलते हैं, तो अल्फा क्षय के बारे में पहले पढ़ते हैं। अल्फा क्षय, तो अल्फा विकिरण जो होते हैं तुमको, अल्फा कण जो होते हैं हीलियम के नाभिक होते हैं। किसी नाभिक से अल्फा कण के एक अल्फा कण के ऐसा भी कह सकते हैं, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से प्राप्त नाभिक की परमाणु संख्या में 2 तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है, 4 की कमी होती है। और इसके फलस्वरूप क्या होगा, इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये जो प्रक्रिया है इससे ऊर्जा क्या होगा, मुक्त होगा, जिससे उसको अस्थायित्व उसका क्या होगा, बढ़ेगा। ऊर्जा का निकलने से उसका अस्थायित्व बढ़ता है। जैसे कि एक नाभिक है, तुमको अगर X है, इसका परमाणु संख्या Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो इसका जबकि अगर ये अल्फा क्षय होगा तो इससे एक Y नाभिक बनेगा, Y उसका संकेत होगा, जिसकी परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी, 2 से घट जाएगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी, ऐसा होगा। और इसके फलस्वरूप जो तुमको होगा अल्फा कण निकलते हैं, तो अल्फा कण जो होते हैं वो हीलियम के नाभिक होते हैं, He42। और प्लस क्या निकलेगा, इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिसको Q वैल्यू कहते हैं, प्लस ऊर्जा ब्रैकेट में Q मान इसको कहते हैं। जो ऊर्जा निकलता है इसको हम लोग Q वैल्यू के नाम से जानते हैं। तो ये तुमको He42 यही है, तुमको अल्फा कण है, इसी का नाम क्या है, अल्फा कण है। तो ये जो अल्फा कण है, तो इससे जो है X नाभिक के टूटने से Y नाभिक प्राप्त हुआ, जिसकी परमाणु संख्या में 2 की कमी हो गई और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होती है। तो ये जो तुमको होते हैं, इसमें तुमको ऊर्जा के रूप में निकलते हैं। इसका जो Q वैल्यू आएगा, वो Q वैल्यू कैसे निकलेगा, तो A नाभिक का, X नाभिक का द्रव्यमान माइनस Y नाभिक का द्रव्यमान और माइनस क्या चीज़ है, H अल्फा कण का द्रव्यमान। अगर दोनों को घटा देंगे और तो जितना द्रव्यमान का क्षति हुआ होगा उसको mc² से क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। या एक U इक्विवेलेंट होगा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद है, तो उससे गुना कर दिए, उसका Q वैल्यू प्राप्त हो जाएगा आपको। तो Q वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये जो तुमको है इसकी द्रव्यमान संख्या, जैसे कि अगर एक उदाहरण दें, यूरेनियम इसी से जुड़ा हुआ 92,238 अगर है आपके पास, एक नाभिक हुआ, इसके टूटने से इसकी जो परमाणु संख्या 2 घट जाएगी, तो परमाणु संख्या 2 घट जाती है, इसका नाम हो जाता है थोरियम। तो क्या नाम हो गया इसका, थोरियम बन जाएगा। और इसका हो जाएगा 90 और इसका 2 घटा और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हुई, 234 हो गया। अब प्लस He2 और 4 प्लस यहाँ पर Q वैल्यू इसका निकाल सकते हैं, प्लस Q मान निकलेगा इसका। तो ये सब जो नाभिक है इसका Q मान हमको, जैसे एक अभी जो कि 10.6 तुम्हारा जो एग्जाम्पल है उसमें पहला क्वेश्चन में इसी को अभी इसका Q मान निकाल के बताते हैं। इसका Q मान आ जाएगा, प्लस Q मान आ गया इसका जो ऊर्जा निकलेगा।
और जो इसकी जो इसमें जो कि अल्फा कण की जो ऊर्जा होती है, अल्फा कण की ऊर्जा जो प्राप्त होती है दैट इज टू a माइनस 4 बटे a गुना क्यू मान, इसके बराबर होती है, क्यू मान के बराबर होता है। तो ये अल्फा कण की ऊर्जा के लिए ये फार्मूला हो जाता है तुम्हारा, इसका वैल्यू होगा अल्फा कण के, इसमें अल्फा कण की गति ऊर्जा का ये सूत्र हो गया। तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा। अब है तुमको इसका जो तुमको है तो अल्फा कण का क्षय हो गया, जिसमें क्या होगा, ऊर्जा का नष्ट होता है, ऊर्जा कमी हो जाएगी और अल्फा कण के फलस्वरूप फिर जो है बीटा माइनस बीटा प्लस ये कण क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। इसका चर्चा हम लोग इसके उत्सर्जन में करते हैं। तो इसका पहले उदाहरण बना लेते हैं 13.6 में दिया हुआ दो उदाहरण दिए हुए हैं। एक यूरेनियम से, जैसे अभी जो प्रतिक्रिया लिखे थे इसी पर आधारित है, इसका क्यू मान निकालना है, जो अभी समीकरण लिखे थे। तो इसका क्यू मान निकालने के लिए यूरेनियम के द्रव्यमान में थोरियम का द्रव्यमान और हीलियम का जो द्रव्यमान है उसको घटा करके उसका क्यू से क्या कर देंगे, मान निकालेंगे। और दूसरा एक कहता है कि तुमको यूरेनियम जो है, सेकेंड पार्ट में से पहले पहला पार्ट का चर्चा करते हैं। तो 13.6 उदाहरण है सर, 13.5 या 13.6 क्या, कितना नंबर है, 6। तो 13.6 में क्या दिया हुआ है, यूरेनियम का द्रव्यमान दिया हुआ है 238 पॉइंट कुछ दिया हुआ होगा। तो इससे द्रव्यमान ले लेते हैं अभी तुरंत। एनसीईआरटी उदाहरण 13.6 देखते हैं। इसमें प्रतिक्रिया है कि अल्फा कण उत्सर्जन होगा फर्स्ट पार्ट में यूरेनियम नाभिक से। तो यूरेनियम नाभिक से अगर अल्फा कण उत्सर्जन होता है 92,238 का, तो इससे बनेगा थोरियम बन जाएगा इसका 90,234 और प्लस He24। तो इसका क्यू मान कितना होगा, क्यू मान इसका बताइए। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्यू मान किसके बराबर होगा, तो इसमें यूरेनियम का नाभिक का मास, तो द्रव्यमान इसका यूरेनियम का नाभिक का द्रव्यमान, इसमें क्या चीज घटाएंगे, इन दोनों के नाभिक का द्रव्यमान घटाएंगे और गुना c² कर देंगे। तो क्यू मान बराबर हो जाएगा यूरेनियम U 92,238 नाभिक का द्रव्यमान और इसमें घटाएंगे माइनस TH 90,234 का द्रव्यमान, 90,234 का द्रव्यमान माइनस He42 नाभिक का द्रव्यमान गुना c² करते हैं। और या c² तो 931 में 5 से या तो गुना करो, तो जैसे भी है। तो इसका मान अब देना पड़ेगा, क्यू मान बोलो 238 पॉइंट कितना है, 05079 माइनस 234.363। हीलियम का 4.260 इंटू यू है, यहाँ पर इतना यू हो गया। तो यू को हम लोग को बदलना पड़ेगा किस में, किलोग्राम में। तो उसके लिए लगेगा 1.60 × 10⁻27 किलोग्राम, ये किलोग्राम हो गया। और इंटू हो गया तुमको 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, इतना हो गया तुमको, इतना जूल हो गया, इतना जूल में आ जाएगा। और या तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर इसको निकालना चाहते तो इसको हम लोग क्या कर सकते थे, यू में ही रहने थे, इसको घटा लेते, इसका यू निकाल ले करके इसको क्या कर सकते थे, जैसे कि दूसरा तरीका हो सकता था तो डेल्टा एम इसका कैलकुलेट कर लेते। और 1 यू ऊर्जा का मान कितना बड़ा होता है, 931.5 मेगा, उसको 931 में 5 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, तो उसका मान आ जाएगा। या तो इसमें जूल में इसको कैलकुलेट करना होगा। दूसरा तरीका होगा डेल्टा एम जो है तुमको, तो इसका मान तुमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर दिया हुआ है, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो इसको ऐसा कर सकते हैं कि क्यू मान निकालने के लिए हम लोग पहले डेल्टा एम, इसको मतलब ये जी तो जूल में आ जाएगा, फिर उसको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। तो इसके लिए क्यू मान के लिए ऐसा भी कर सकते हैं हम लोग, पहले हम लोग डेल्टा एम निकाल लेते हैं, मास को घटा करके डेल्टा एम निकाल लेंगे, 1 यू को क्यू मान उसका डायरेक्ट निकाल देंगे घटा करके, वही मान दे देंगे। तो इसको फिर से लिख ही लेते हैं।
मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तब डायरेक्ट आ जाएगा, किताब से डाटा लिख देंगे। तो डेल्टा एम जो है तुमको, डेल्टा एम बराबर हो जाएगा यूरेनियम के नाभिक का द्रव्यमान 238 पॉइंट कितना था, माइनस 234 कर दें, 204 यहाँ तक ठीक है, यहाँ पर बदलें 04363 माइनस 4.260 इतना यू हो गया। कितना हो जाएगा घटा के, 0.00456 यू आ जाएगा, है ना। 1 यू इज इक्विवेलेंट होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो क्यू मान जो हो गया डेल्टा एम गुना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना जाएगा इसको गुना करके, 4.35 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका मान आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया पहला, इतना ऊर्जा इसका क्या होगा निकलेगा। दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का कि उसमें यह बताना है कि यूरेनियम जो है तुमको एक प्रोटॉन का अवशोषण करके, तुमको एक प्रोटॉन का अवशोषण करके ये बनाता है, तुमको एक प्रोटॉन का उत्सर्जन करके ये बनाता है तुमको प्रोटेक्टिनियम बनाता है। तो प्रोटेक्टिनियम का जो निर्माण करेगा जिसका परमाणु संख्या 91 होता है। तो यह प्रक्रिया के मतलब कि प्रोटॉन का सेकंड पार्ट क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा पार्ट स्वतः प्रोटॉन उत्सर्जन नहीं कर सकता है। तो जैसे देखो ये कह रहा है कि ये प्रतिक्रिया नहीं होगा, प्रोटॉन उत्सर्जन हम करके पहले दिखा देते हैं, फिर उसको प्रूव करना होगा कि यह प्रतिक्रिया नहीं होगा। तो ये कैसे हम लोग प्रूव करेंगे ये प्रतिक्रिया होगा या नहीं होगा। तो कभी भी कोई भी नाभिकीय प्रतिक्रिया स्वतः अगर होना है तो उसका द्रव्यमान कभी भी बढ़ नहीं सकता है। द्रव्यमान नष्ट हो सकता है बट वह द्रव्यमान क्या नहीं हो सकता है, बढ़ नहीं सकता है। इस बात का मतलब ये होगा अगर किसी प्रतिक्रिया में द्रव्यमान बढ़ रहा है आपका, तो वो कहां से बढ़ेगा, तो वह तो स्वतः नहीं होगा। कोई ऊर्जा द्रव्यमान परिवर्तित हो सकता है लेकिन स्वतः कभी भी क्या नहीं होगा, कोई भी ऊर्जा में वृद्धि नहीं होगा, द्रव्यमान में वृद्धि नहीं होगा। तो द्रव्यमान में अगर किसी प्रतिक्रिया में वृद्धि दिखाया जा रहा है या हो रहा है तो वह प्रतिक्रिया नाभिकीय प्रतिक्रिया स्वतः संभव नहीं होगा। जैसा कि हम लोग यहाँ पर जो देखते हैं यूरेनियम 92,238 है, यूरेनियम 92,238 है। अगर ये प्रोटॉन उत्सर्जन करेगा, एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन का उत्सर्जन करे तो इसकी द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 1 होता है, परमाणु संख्या 1 होता है और द्रव्यमान संख्या भी 1 होता है। तो परमाणु संख्या 1 से घटेगा तो परमाणु संख्या 92 में 1 घटेगा तो 91 हो जाएगा। 91 का तत्व होता है प्रोटेक्टिनियम, ये 91 हो गया, इसके द्रव्यमान संख्या भी 1 घट जाएगी तो ये 237 हो जाएगा। अब प्लस हो गया प्रोटॉन का 1। तो ऐसा ये जो प्रतिक्रिया होगा, या हाइड्रोजन भी इसी कहते हैं, प्रोटॉन में तुमको प्रोटॉन हाइड्रोजन के नाभिक में एक ही प्रोटॉन था जिसको H भी लिख सकते हो, 1H1 भी लिखता है इसको। तो इसका जहां तक कि है, इसमें अगर द्रव्यमान क्षति देखें तो ये द्रव्यमान क्षति अगर ऋणात्मक हो, यदि डेल्टा M ऋणात्मक हो तो नाभिकीय प्रतिक्रिया संभव नहीं है, नाभिकीय प्रतिक्रिया संभव नहीं है। तो डेल्टा एम करके देख लेते हैं द्रव्यमान क्षति इसमें होता है या नहीं होता है। तो यूरेनियम का द्रव्यमान था 238 दशमलव कितना है 05079। प्रोटेक्टिनियम का 05121 माइनस 1.783 इतना यू हुआ। तो इसका मान घटा करके बता सकता है कितना आएगा, माइनस ऋणात्मक में कुछ आएगा, माइनस 0.825 यू। तो ये ऋणात्मक आ गया, अर्थात ये क्या नहीं है, अर्थात ये प्रतिक्रिया संभव नहीं है।
तो ये मतलब मास द्रव्यमान घट सकता था जो ऊर्जा में बदल जाता, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, द्रव्यमान क्षति ही निगेटिव हो गया, तो द्रव्यमान एक्स्ट्रा आया कहां से, अर्थात यह प्रतिक्रिया संभव नहीं है। अतः यह नाभिकीय प्रतिक्रिया स्वतः संभव नहीं है, स्वतः संभव नहीं है, मतलब बाहरी कोई ऊर्जा वगैरह आएगा तभी ये संभव है, अपने आप ये कहना चाहिए ये प्रतिक्रिया नहीं हो सकता है। तो ये रासायनिक प्रतिक्रिया स्वतः संभव नहीं है, या नाभिकीय प्रतिक्रिया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग देखते हैं बीटा क्षय। तो बीटा क्षय, ये अल्फा क्षय का एक उदाहरण था। बीटा क्षय में तुमको बीटा कण दो प्रकार के होते हैं, बीटा माइनस जो कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और एक बीटा प्लस जो कि पॉजिट्रॉन कहलाता है। तो बीटा कण मतलब कि जो है बीटा कण जो होता है वह जब न्यूट्रॉन तुमको प्रोटॉन में कन्वर्ट होता हो तो वह बीटा माइनस का उत्सर्जन करेगा, बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन का जिसको कहते हैं। और जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो उसमें क्या होता है, पॉजिट्रॉन होता है जो स्वतः नहीं हो पाएगा क्योंकि उसमें द्रव्यमान बढ़ जाता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन में स्वतः क्षय नहीं होता है। तो बीटा जो है इमिशन दो तरह के होंगे, बीटा माइनस दैट इज इलेक्ट्रॉन का फ्लो, बीटा प्लस दैट इज प्रोटॉन। बीटा क्षय, तो बीटा कण तुमको दो तरह के होंगे, और बीटा कण के उत्सर्जन में तुमको बीटा माइनस में तुमको एंटी न्यूट्रिनो बनता है, और बीटा प्लस में न्यूट्रिनो का निर्माण होता है। बीटा क्षय, बीटा कण के बीटा माइनस कण के बीटा माइनस कण इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है जिसके उत्सर्जन से नाभिक की परमाणु संख्या एक से बढ़ जाती है, एक से बढ़ जाती है, किंतु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, वो परिवर्तित रहती है। द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी, अपरिवर्तित रहती है। इसमें बीटा माइनस में एंटी न्यूट्रिनो का निर्माण होता है, इसी ना बीटा माइनस उत्सर्जन में एंटी न्यूट्रिनो का उत्सर्जन भी होता है। तो जैसे इसकी प्रतिक्रिया में जैसे अगर कराएं, x है, जैसे x में अगर तुमको यहाँ z है और यहाँ पर a है, तो इसके उत्सर्जन में क्या होगा, अगर y बनेगा तो इसका z 1 से बढ़ जाएगा और द्रव्यमान संख्या सेम रहेगा, z 1 से बढ़ जाएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है बीटा जो है तुमको, इसमें -1 इसका ये होता है और इसका 0 होता है, और इसके फलस्वरूप एक बनेगा एंटी न्यूट्रिनो जिसको 0 होगा। ये तुमको बीटा माइनस, ये बीटा माइनस जो है तुमको, इसको हम लोग बीटा माइनस भी कहते हैं। बीटा माइनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, ई माइनस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन का ये फ्लो होता है बीटा। इसमें परमाणु संख्या क्या जाती है, एक्चुअली में इसमें मूलतः न्यूट्रॉन जो है तुमको, जिसका क्या होता है परमाणु संख्या 0 और द्रव्यमान संख्या 1 होता है, यह तुमको प्रोटॉन और बीटा माइनस में टूटता है ये, और बीटा -1 और 0, और ये बीटा माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो इसमें टूट जाता है ये मूलतः जो न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में बनने में ये बीटा माइनस का क्षय आता है। न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में नाभिक में न्यूट्रॉन टूटकर प्रोटॉन में परिवर्तित होता है। प्रोटॉन में परिवर्तित होने पर
बीटा माइनस का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये तुमको बीटा माइनस का, न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में बदलता है तो ये बीटा माइनस का उत्सर्जन होता है। एक बीटा प्लस 6 है, ये तो तुम्हारा बीटा माइनस का हो गया। बीटा माइनस, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन होता है जिसके उत्सर्जन से परमाणु संख्या में एक की कमी किंतु द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। इसमें एक का कमी होगा, परमाणु संख्या में एक का कमी होगा। Z और A है, अगर इससे Y बन गया, ये Z+1 हो जाएगा, Z-1 हो जाएगा एक्चुअली में, और यहाँ पर A ही रहेगा। और यहाँ पर तुमको जो है, यहाँ बीटा बन जाएगा, ये 1 और यहाँ पर 0, और यहाँ पर बनेगा न्यूट्रिनो, ये तुमको बनेगा न्यूट्रिनो, NUTRINO, न्यूट्रिनो बनेगा। और ये तुमको बीटा प्लस, दैट इज बीटा प्लस का मतलब हो गया ये पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन। इसका द्रव्यमान होता है इलेक्ट्रॉन के समान, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के समान किंतु आवेश धनात्मक, किंतु आवेश बराबर +1 होता है, आवेश इस पर +1 होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1, इलेक्ट्रॉन पे -1, तो ये पॉजिट्रॉन हो गया। तो पॉजिट्रॉन मूलतः जो है तुमको प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में बदलने के लिए से होता है। प्रोटॉन अगर तुमको बदलता है जब न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन जैसे 1 है, यह जब न्यूट्रॉन में बदलेगा तो यहाँ पे यह हो जाएगा 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो ये एक बीटा छोड़ेगा, बीटा प्लस 1 और 0 और प्लस न्यूट्रिनो 0, तो ये पॉजिट्रॉन उत्सर्जन होता है। प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में बदलने पर नाभिक में प्रोटॉन के न्यूट्रॉन में बदलने की प्रक्रिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलने की प्रक्रिया में बीटा प्लस उत्सर्जन होता है, बीटा प्लस उत्सर्जन होता है। तो बीटा प्लस का उत्सर्जन इसमें होगा, तो ये तुमको इस प्रक्रिया में बीटा प्लस का उत्सर्जन होता है। तो ये तुम्हारा हो गया बीटा प्लस का उत्सर्जन का तुमको हो गया। अब है तुमको बीटा प्लस में क्या बनता है, न्यूट्रिनो का उत्पादन होता है। बीटा माइनस में जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है एंटी न्यूट्रिनो बनता है। तो ये तुमको बीटा प्लस, तो इसका हो गया। तुम्हें मान लेते हैं एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक जैसे कि तुमको है एक यूरेनियम तुमको है 92,238 है, 92,238 है, उसमें से तुमको कितने अल्फा और बीटा माइनस का उत्सर्जन होगा कि उसके कारण जो है तुमको PB 82,206 नाभिक प्राप्त हो। जैसे देखो, तो नाभिक में जनरली जो है तुमको बीटा माइनस का ही उत्सर्जन ज्यादा होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन किसमें बदलते हैं, प्रोटॉन में। छोटे नाभिक, बड़े नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता है, और छोटे नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलता है। तो ये तुमको, तो छोटे नाभिक जो कि बनते हैं, जो कि नाभिकीय संलयन जब होता है तो उसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन में बदलने की प्रक्रिया होती है, लेकिन बड़े नाभिक बीटा माइनस का उत्सर्जन करते हैं। तो बड़े नाभिक जैसे यूरेनियम है, ये सब बीटा माइनस का उत्सर्जन करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देते हैं, इस तरह का क्वेश्चन तुमको, उदाहरण तो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, मैं खुद दे देता हूं। U92,238 से PB 82,206 के बनने में कितने अल्फा एवं कितने बीटा माइनस, बीटा कण, जिसको कण का उत्सर्जन होता है, बताएं। तो जैसे देखो, इसमें क्या है, इस तरह का क्वेश्चन जो बनाएंगे हम लोग, सॉल्यूशन करेंगे,
तो द्रव्यमान संख्या सिर्फ अल्फा में घटता है, बीटा में द्रव्यमान संख्या में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो द्रव्यमान संख्या में कमी हुई होगी वह किसके कारण होगा? अल्फा के कारण होगा। तो द्रव्यमान संख्या में कितना कमी हो गया? द्रव्यमान संख्या में कमी कितना हो गया? 238 माइनस 206 बराबर 32 का कमी हुआ होगा। और एक अल्फा कण के उत्सर्जन से कितना का द्रव्यमान घटता है? 4 का। तो अल्फा कणों की संख्या कितनी हो गई? अल्फा कणों की संख्या बराबर 32 का कमी है, 1 से 4 का ह्रास होता है। तो 8 अल्फा कण का उत्सर्जन हुआ होगा, तभी 32 का घटा हुआ है द्रव्यमान संख्या में। मतलब कि यहां पर कितना अल्फा कण निकले होंगे? 8 अल्फा कण निकले होंगे इसमें, तभी 238 से 206 हुआ होगा। तो 8 अल्फा कण हो गए। अब अगर 8 अल्फा कण निकले, 8 अल्फा कण के कारण परमाणु के कारण नई परमाणु संख्या जो हो जाएगी, नई परमाणु संख्या कितनी होनी चाहिए? पहले था 92 माइनस 8 गुना 2, 16 घटेगा, एक में 2 घटता है तो 16 घट जाएगा। तो 92 माइनस 16 दैट इज 76 होना चाहिए था, 76। लेकिन यहां तो इसका 82 दिया हुआ है। तो क्या होगा? एक बीटा माइनस के उत्सर्जन से एक बीटा माइनस के उत्सर्जन से एक परमाणु संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ 82, 76 से 82 हुआ होगा, किसके उत्सर्जन से हुआ होगा? ये बीटा कण के उत्सर्जन से होगा। तो बीटा कण की संख्या, बीटा माइनस की संख्या बराबर क्या होगा? 82 माइनस 76 दैट्स इक्वल्स टू 6। तो 8 अल्फा कण, तो आंसर हो गया 8 अल्फा कण एवं 6 बीटा माइनस कण, यही उत्तर हो गया तुम्हारा ये। तो समझ में आ गया कि पहले द्रव्यमान संख्या से हम क्या निकाल लिए, उसका अल्फा कण क्या वो निकला, ये निकाल दिए, उससे अल्फा कण की संख्या निकल गई। उस अल्फा कण में तुमको उससे परमाणु संख्या एक अल्फा कण से 2 घटना चाहिए, तो उसका 76 होना चाहिए, लेकिन ये 82 हुआ है, कहां से आया होगा? ये तुमको एक बीटा माइनस के उत्सर्जन से एक परमाणु संख्या बढ़ते जाता है। तो इसका मतलब 76 से 82 होने का मतलब 6 बीटा कण के उत्सर्जन से ये संभव हुआ है। तो ये बीटा कण का उत्सर्जन हो गया तुमको। गामा कण का गामा 6 जहां तक है, तो गामा 6 में तुमको गामा कण के उत्सर्जन से सिर्फ ऊर्जा की हानि होती है, और गामा कण से के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, सिर्फ नाभिक की ऊर्जा में कमी होती है। और यह जो ऊर्जा में कमी होती है, जैसे कि परमाणु में जो कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम लोग जब लिखा करते थे तो वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक में होता है, लेकिन नाभिक में जो ऊर्जा की कमी होती है वह मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। यह ज्यादा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अर्थात सिर्फ ऊर्जा की क्या होगी? कमी होगी। अब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या क्या रहती है? अप्रभावित रहेगी। बीटा गामा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या और नाभिक की और द्रव्यमान संख्या क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी, बल्कि उसकी ऊर्जा में कमी होगी गामा कण के उत्सर्जन से। तो गामा कण, गामा 6, ये तुमको विद्युत चुंबकीय तरंग है गामा 6। गामा विकिरण के उत्सर्जन से नाभिक की परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। परमाणु संख्या एवं द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। नाभिक की ऊर्जा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में घट जाती है। तो इसकी ऊर्जा तुमको काफ़ी अधिक घटती है, जैसे कि उसका जो ऊर्जा का क्रम तुमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, नाभिक के ऊर्जा का क्रम होता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उस मात्रा में बढ़ जाएगी। परमाणु में यह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्रम में होता है। जैसे कि अगर एक्स नाभिक है तो जेड ए है, तो ये तो एक्स ही रहेगा। जब परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कुछ बदला ही नहीं, तो ये तुमको एक्स जेड ए सेम रह जाएगा। लेकिन यहां पर जो है तुमको गामा विकिरण निकलेगा, तो गामा निकलेगा, ये 0 0 होता है, गामा निकलेगा, तो इसकी ऊर्जा क्या होगा? ये गामा ऊर्जा के रूप में ये तुमको निकल जाएगा। ये गामा में कोई क्षतिवत ये कौन चीज है? ये विकिरण है तुमको,
ये ऊर्जा का इसमें क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो गामा 6 से उसके द्रव्यमान में मतलब उसके क्या होगा, सिर्फ ऊर्जा में कमी होती है, तो यह उससे ऊर्जा उत्सर्जन करता है। तो अल्फा कण से के उत्सर्जन के फलस्वरूप वह जो बीटा उत्सर्जित करेगा, बीटा से तुमको उत्सर्जन के बाद गामा उत्सर्जन करके वह नाभिक में अपनी ऊर्जा को कम कर देता है। तो ये तुम्हारा था अल्फा, बीटा और गामा 6। अब हम लोग चर्चा करेंगे नाभिकीय ऊर्जा के संदर्भ में। नाभिकीय ऊर्जा, नाभिक के विखंडन से हमको, नाभिक जो है तुमको, जैसा कि हम लोग नाभिकीय बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन का ग्राफ देखे थे, तो उसमें देखे थे कि जब परमाणु, जब द्रव्यमान संख्या 30 से 170 के बीच में होती है तो लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन क्या होती है, नाभिकीय बंधन ऊर्जा आती है। लेकिन जब बड़े नाभिक में देखते हैं, जबकि 130 के बाद जो द्रव्यमान संख्या वाले जो नाभिक होते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह है, उसमें 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही बंधन ऊर्जा रहती है। तो यह जो बंधन ऊर्जा का जो कमी होता है, यह तुमको किस रूप में निकल जाता है, यह जो बंधन ऊर्जा का कमी है, यह तुमको एक ऊर्जा के रूप में क्या होता है, नाभिक जब टूटता है तो उसमें नाभिक में ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। और दूसरा एक होता था, तुम जब छोटे नाभिक जब बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं तो उसमें भी ऊर्जा क्या होती है, तुमको मुक्त होती है, उसमें भी ऊर्जा मुक्त होती है। तो इस प्रकार से नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत हैं। नाभिकीय ऊर्जा के दो स्रोत है, एक नाभिकीय विखंडन और एक दूसरा नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय संलयन में, विखंडन में क्या होगा, तो पहले हम लोग नाभिकीय विखंडन के बारे में पढ़ेंगे। नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, NUCLEAR, न्यूक्लियर FISSION, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो नाभिकीय विखंडन तो वैसी प्रक्रिया, वैसी नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कि बड़े नाभिक, वह नाभिकीय प्रतिक्रिया जिसमें बड़े नाभिक टूटकर दो छोटे नाभिकों का निर्माण करता है, दो छोटे नाभिकों का निर्माण करता है, नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया कहलाती है। नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, जिससे परमाणु बम बनाए जाते हैं। इस नाभिकीय विखंडन ऊर्जा को नियंत्रित कर नाभिकीय रिएक्टर में बिजली का उत्पादन किया जाता है। और जिससे कि तुमको दोनों पर्पस हो गए। युद्ध के क्षेत्र में अगर इससे तुमको, अगर इस नाभिकीय विखंडन जो कि हिरोशिमा में तुमको, जो जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में तुमको एटम बम जो गिराया गया था, वह नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित था, वह जो कि तुमको किया गया। और अभी जो है तुमको बहुत से विकसित देशों में तो बहुत बड़ी ऊर्जा का जो है बहुत बड़ा स्रोत क्या है, तुम्हारा नाभिकीय विखंडन ही है।
हम लोग के भारत में भी ये नाभिकीय रिएक्टर से तुमको ऊर्जा बनाई जाती है और बहुत से अनुसंधान भी किए जाते हैं, लेकिन भारत में ऊर्जा का लगभग 3 से 4% ही क्या है तुम्हारा, जो कि जितनी बिजली हमारे यहाँ उत्पादन होता है उसका बहुत ही कम प्रतिशत, 3 से 4% बिजली तुमको नाभिकीय रिएक्टर से बनाए जाते हैं। परमाणु से प्राप्त नाभिकीय ऊर्जा से प्राप्त बिजली का हम लोग के यहाँ मात्रा बहुत कम है। 70% तक तो लगभग तुमको जो है आता है, कोयला से आता है, उसके बाद पन बिजली या अन्य स्रोत से आते हैं, और उसमें जो है तुमको नाभिकीय ऊर्जा का बहुत ही कम परसेंटेज हम लोग के यहाँ बिजली का उत्पादन होता है। क्योंकि इससे जो प्राप्त बिजली होती है बहुत जगह पर कॉस्टली होने के कारण इसका जो है भारत में बहुत जगह पर उत्पादन नहीं। तो दूसरा इसमें इसके टेक्नोलॉजी में दिक्कत ये आई कि भारत के पास यूरेनियम का, जो कि यूरेनियम जिससे उत्पादन होता है अभी, यूरेनियम के भी सीमित भंडार हैं। यूरेनियम के सीमित भंडार होने के कारण यूरेनियम का मात्रा भारत में जब कम है तो बहुत से रिएक्टर को बनाया नहीं जा सका, चूंकि उसके लिए यूरेनियम की आपूर्ति करना संभव भारत के पास नहीं है। तो इसलिए भारत जो है उस नाभिकीय बिजली के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कदम नहीं बढ़ा सका। तो इसका कारण मेन वही रहा कि इसके पास जो यूरेनियम के जो भंडार हैं वो उतने अधिक नहीं हैं, जिससे कि बहुत अधिक मात्रा में जो कि है नाभिकीय रिएक्टर को क्या किया जा सका, सस्टेन किया जा सके। तो परमाणु बम बनाने के लिए तुमको इसका प्रयोग किया गया, ना भारत में भी विश्व में भी बहुत जगह पर किया गया है। और तुमको इसके साथ साथ जो तुमको नाभिकीय रिएक्टर का जहाँ तक है, इसमें तुमको भारत में भी तुमको टेक्नोलॉजी उपलब्ध होने के बावजूद यूरेनियम की मात्रा कम है, इसलिए इसका उत्पादन कम हो सका। दूसरी बात है कि यूरेनियम का के लिए तुमको विश्व में एक संधि है कि दूसरे जो देश हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, वो दूसरे देश को, दूसरे ग्रुप को देना भी नहीं चाहते हैं। तो इन सब राजनीतिक कारणों से क्या हो गया, भारत में नाभिकीय बिजली का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो सका। तो नाभिकीय रिएक्टर का जहाँ तक है, नाभिकीय रिएक्टर को हम लोग देख लेते हैं उसमें कैसे उत्पादन करते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में जैसे कि हम लोग करते हैं नाभिकीय विखंडन, जैसे ये प्रतिक्रिया था, तो पहले उसको प्रतिक्रिया लिख देते हैं। तो नाभिकीय विखंडन में तुमको जो है एक नाभिक बड़े नाभिकों में क्या जाता है, 2 छोटे नाभिकों में टूट जाता है। तो जैसे कि यूरेनियम है तुमको, तो नाभिकीय रिएक्टर में भी जो प्रतिक्रियाएं हम लोग कराते हैं, यूरेनियम जो बड़े नाभिक हैं, यूरेनियम 92-235 जैसे है, इसमें तुमको नेचुरल में 238 ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन इस तरह की प्रतिक्रिया में न्यूट्रॉन, इसमें अगर एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन इसको दे दिया जाए तो ये जो कि न्यूट्रॉन और अवशोषित कर लेता है, इसका जो है तुमको ये अस्थायी हो जाता है। 236 236 जो बनेगा, तो यह क्या होता है, यह अस्थायी हो जाता है। तो ये टूट करके तुमको ये स्लो मूविंग न्यूट्रॉन होता है, ये इसको कहते हैं हम लोग स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन, स्लो न्यूट्रॉन। तो यह जो तुमको अस्थायी हो जाएगा, तो यह अस्थायी करके ये विखंडित अब हो जाएगा। तो विखंडित होगा तो 2 नाभिक ये टूट जाते हैं, या बहुत तरह की प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। जैसे इस एक तुमको है जेनोन 54 और 140 दिया हुआ है शायद, जेनोन बलम कितना 54 के साथ कितना दिया हुआ है, प्रतिक्रिया देखो 140 ना, और 236 था। तो अब बच गया यहाँ पर क्रिप्टन में कितना हो गया, क्रिप्टन 36 और 89, और इधर 3 न्यूट्रॉन बना होगा शायद। बेरियम वाला, बेरियम वाला में तो अलग है, बेरियम में फिर अलग है। बेरियम में तुमको यहाँ 54 लिखेंगे, तो जनोन के साथ एसआर है, इसको चेंज करें, जेनोन के साथ क्या हो गया एसआर। तो 54 है तो कितना बचा, 92 में 54 घट गया तो कितना हो गया, ये कितना 38 और 94 प्लस 2 न्यूट्रॉन बनेगा। ऐसा टूट सकता है, या 3 न्यूट्रॉन के भी प्रोडक्ट बन सकते हैं। जैसे ये टूटने से तुमको दूसरा प्रतिक्रिया क्या बन सकता है, ये जेनोन के बदला क्या बेरियम, बेरियम में कितना 56 है, ये 56 कितना 144, और इधर क्या बन जाएगा क्रिप्टन 3689 प्लस 3 न्यूट्रॉन बनेगा। ये कैसा दिया हुआ है, और भी इसमें एक संभव है कि एक और दिया हुआ है 4 न्यूट्रॉन का भी दिया है, तो उसमें क्या बना SB 133, नियोबियम NB
4199 प्लस 4 न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से ये सभी प्रक्रियाओं में क्या हो सकती है, ये टूट सकती है। इस तरह से ये क्या होता है तुमको, ये विखंडन कर रहा है, ये नाभिकीय विखंडन, नाभिक का टूटना। और इस सभी प्रक्रिया में क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होगी। इसमें क्या होगी, ऊर्जा मुक्त होते जाएगी और ऊर्जा मुक्त होगी। और ये ऊर्जा जो है तुमको क्या कहते हैं, जिसमें कि एटम बम या तुमको नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में यहाँ पर जो एक कठिनाई जो यहाँ पर दिख रही है कि इसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा। तो बात है कि इसको नियंत्रण करने की दिक्कत क्या है। जैसे देखिए इसमें दिक्कत है, अगर मान लेते हैं कि नाभिक में तुमको प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन बन रहा है, एक न्यूट्रॉन, एक टूटने से 3 न्यूट्रॉन बन रहा है, एक न्यूट्रॉन डालने के बाद 3 न्यूट्रॉन बनता है। तो अब 3 न्यूट्रॉन से अगला 3 नाभिक जब विखंडित होगा तो 9 नाभिक बन जाएंगे, 9 से 27 बन जाएंगे। और इस प्रकार से क्या होते चल जाएगा, यह प्रतिक्रिया अनियंत्रित हो जाएगी। तो इसको नियंत्रित करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में परमाणु मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या को नियंत्रित करने के लिए बोरोन के क्षण का प्रयोग किया जाता है नाभिक, जिससे कि प्रतिक्रिया एक निश्चित दर से चलती रहे। तो नाभिकीय रिएक्टर में इसको नियंत्रित करने के लिए, और इसमें कितना ऊर्जा मुक्त होगा लगभग, तो लगभग जो कि तुमको जब इसमें लगभग जो कि एक नाभिक में तुमको एक नाभिक के विखंड एक U9235 के विखंडन से लगभग प्राप्त ऊर्जा बराबर, देखो जैसे इसका बंधन ऊर्जा जो होता है तुमको 92 तुमको जो कि नाभिक होता है उसमें बंधन ऊर्जा जो तुम्हारा होता है 8 यूरेनियम का है तुमको 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका जैसे कि मानते हैं अगर 240 से टूटा तो ये तुमको हो जाएगा 236, जैसे ले लें 236 गुना हो गया तुमको, अगर इसका द्रव्यमान मतलब ले लिए हम लोग 236 का गुना क्या होगा तुमको 8.5 लेते हैं अगर उसको अस्थाई वाला का, इसका जो है 236 गुना लगभग हो गया 236 गुना 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इसका था। ये तुमको 236 जो छोटे नाभिक का हो गया, और इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का तुमको आ जाएगा। तो ये लगभग तुमको 236 गुना 0.9 हो गया तुमको, 236 गुना 0.9, तो लगभग ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा के रेंज में क्या हो जाएगा, हमको प्राप्त हो जाएगा प्रति फ्यूजन। तो ये लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा हमको मिलती है। और इसमें एक बात यही दिक्कत है कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का ऊर्जा करीब करीब 240 से करेंगे तो भी उसी का 216 के आसपास आएगा, 236 करेंगे तो लगभग 200 के आसपास आ जाएगा ये। तो ये तुमको एक नाभिक के विखंडन से औसतन कितना निकलेगा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा प्राप्त होती है। और इस प्रक्रिया को जब हम लोग नाभिकीय रिएक्टर में कराएंगे तो नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, तो नाभिकीय रिएक्टर में इसको नियंत्रित करने के लिए बोरोन रॉड का प्रयोग करते हैं। न्यूट्रॉन की संख्या क्या नहीं करते, उसके एक निश्चित दर से चलाते रहना है। तो उसके लिए न्यूट्रॉन की संख्या को, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है जो कि लगभग इस प्रक्रिया में किसी में 2 हो रहा था, किसी में 3 होता, किसी में 4 होता, तो लगभग 2.5 न्यूट्रॉन जो है प्रति फ्यूजन क्या होता है तुमको यूरेनियम में प्राप्त होता है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी प्राप्त होती है, 2.5 न्यूट्रॉन करीब करीब उत्सर्जित होते हैं। तो 2.5 न्यूट्रॉन जो है तुमको करीब करीब एक यूरेनियम के फ्यूजन से प्राप्त होता है। तो बाकी जो न्यूट्रॉन है अगर उसको छोड़ देंगे तो वह तुमको क्या कर देगा, वो चरघातांकी रूप से बढ़ेगा। जैसे पहला होगा 2.5, फिर उसका 2.5 गुना 2.5, उससे इतना गुना क्या हो जाएगा प्रतिक्रिया, तो एकाएक बहुत तेजी से प्रतिक्रिया हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में बोरोन के क्षण का प्रयोग करता है। और दूसरा है कि न्यूट्रॉन ऐसा इसलिए भी कर पाते हैं हम लोग कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन जो निकलता है उसको फिर भारी जल से क्या करना पड़ता है, उसको स्लो करना पड़ता है। तो भारी जल तो न्यूट्रॉन को रोकने के लिए हम लोग भारी जल का प्रयोग करते हैं उसकी गति को कम करने के लिए, और उसको अवशोषित करने के लिए नाभिकीय रिएक्टर में बोरोन क्षण का प्रयोग किया जाता है। तो नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त
की जाती है। इसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम 92-235 का प्रयोग किया जाता है जब न्यूट्रॉन को धीमी गति से U92-235 पर अवशोषित कराया जाता है तो प्राप्त नाभिक U92-236 अस्थायी होने के कारण दो छोटे नाभिकों में विखंडित होती है एवं औसतन 2.5 न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करती है। 2.9 न्यूट्रॉन प्रति विखंडन उत्सर्जन करती है। इस विखंडन प्रक्रिया में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्रति विखंडन प्राप्त होती है। नाभिकीय प्रक्रिया को एक समान गति से चलाने के लिए एक समान दर से चलाने के लिए बोरोन क्षार का प्रयोग नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है जो न्यूट्रॉन बना उसको अवशोषित कर लेगा। न्यूट्रॉन की गति को अवमंदन के लिए, गति को कम करने के लिए भारी जल D2O का प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय ऊर्जा से पानी को भाप में बदलकर टरबाइन को घुमाया जाता है जिससे विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। डायनेमो को घुमा करके विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत से इसको प्राप्त करेंगे। तो ये तुम्हारा हुआ तो नाभिकीय बनना। इसमें अवमंदक के रूप में किसका प्रयोग हुआ, तुमको उसका कम करेंगे। स्लो मूविंग न्यूट्रॉन ही क्या कर सकता है, नाभिकीय विखंडन कर सकता है, तो उसके लिए तुमको भारी जल का प्रयोग करेंगे और बोरोन का क्षार को नियंत्रक क्षार के रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे इसका डायग्राम अगर हम बनाना चाहें नाभिकीय रिएक्टर का, तो ये नाभिकीय रिएक्टर का एक छोटा सा विश्लेषण हो गया, तुमको इसके बारे में लिख सकते हो। और इसका जहाँ तक चित्र है तुमको और उसकी जो प्रतिक्रिया थी, वो सब जो प्रतिक्रिया
प्रतिक्रिया लिखाए थे उसको भी जैसे परीक्षा में आए तो उसको भी लिख सकते हो तुम, प्रतिक्रिया वगैरह जो कि नाभिकीय विखंडन का जहां से स्टार्ट किए थे उस प्रतिक्रिया को भी दे दोगे, और उसका ऊर्जा वगैरह जो 200 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सब निकाल के दिखाए थे। तो ये नाभिकीय रिएक्टर में यही होता है प्रोसेस। और नाभिकीय रिएक्टर का जहां तक चित्र है तुमको, नाभिकीय रिएक्टर में पहले तुमको होगा एक बोरोन का जो ग्रेफाइट बोरोन का क्षर तुमको रहेगा, नियंत्रक क्षर के रूप में रहेगा, जो कि क्रोड में तुमको लगा हुआ रहेगा, जहां पर कि नाभिकीय प्रतिक्रिया होती है और परावर्तक वगैरह, जिससे कि ऊर्जा जो है तुमको बाहर निकलेगी और उस ऊर्जा से को जल के द्वारा ठंडा करेंगे, जिससे कि जल क्या हो जाएगा, भाप के रूप में उसमें मुक्त होगा। तो ये जैसे कि नाभिकीय रिएक्टर है तुमको, नाभिकीय रिएक्टर में तुमको एक यहाँ पर जो है तुमको क्रोड होगा, यहाँ पर जिसमें कि यूरेनियम का क्षर होगा, और यहाँ पर बोरोन का क्या होगा, बोरोन रॉड होता है, नियंत्रक क्षर हो गया तुमको, बोरोन का नियंत्रक क्षर, बोरोन का नियंत्रक क्षर, ये क्रोड कहलाता है। जहाँ पर कि ये क्रोड हो गया, जहाँ पर कि यूरेनियम क्षर रहेगा, यूरेनियम का ईंधन, इसमें क्या रहेगा, यूरेनियम का क्षर रहता है, इसमें यूरेनियम का क्षर रहेगा जो ईंधन का काम करेगा, और इसी में प्रतिक्रिया होगी और इसमें तुमको जो है न्यूट्रॉन निकलेगा। तो इससे तुमको जो है यहाँ पे परावर्तक, इसको सतह को क्या बनाया जाता है, परावर्तक बनाया जाता है, जिससे कि ऊर्जा तुमको क्या होगी, इसमें जो है ये गर्म होकर के ये क्या करेगा, ये परावर्तित करेगा, ये परावर्तक है, यहाँ पर परावर्तक होगा। और यहाँ पर तुमको क्या रहता है, पानी का इसमें सप्लाई किया जाएगा। तो पानी जब इसमें रहेगा, जो कि सप्लाई हम लोग करेंगे पानी को एक तरफ से, ये पानी को क्या रहेगा, पानी का प्रवाह इसमें दिया जाएगा। तो पानी का जब प्रवाह यहाँ से किया जाएगा तो पानी को मान लेते हैं यहाँ से प्रवाहित करेंगे हम लोग, तो पानी क्या होगा, इसमें जो पानी का जो फ्लो होगा, इसमें जो पानी आएगा, तो पानी का प्रयोग क्या होगा, शीतलक जिसको कह सकते हैं। तो यह क्या करेगा, यह तुमको इससे ऊर्जा लेगा, इससे, और ऊर्जा लेकर क्या बनेगा, ये भाप में बनेगा। तो भाप बनेगा तो भाप यहाँ से क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ से भाप निकाल लेंगे, और यहाँ पर फिर टरबाइन वगैरह में क्या होगा, इसको प्रयोग करेंगे जाके। तो ये जो तुमको नाभिकीय रिएक्टर से यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से भाप निकाल लीजिए, यहाँ से पानी गिराएंगे जो कि ऊष्मा में परिवर्तित होकर क्या हो जाएगा, तुमको इसको ठंडा भी करेगा और इसको साथ साथ क्या करेगा, ये तुमको ऊर्जा में परिवर्तित भी होगा। तो इस प्रकार से नाभिकीय रिएक्टर से हम लोग बिजली क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो अगला जैसे तुमको है अब नाभिकीय संलयन है। तो नाभिकीय संलयन तुमको प्रतिक्रिया में, नाभिकीय संलयन में छोटे नाभिक को, जो छोटे नाभिक हैं वह जुड़ करके बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं। और इस पर जैसे जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत भी नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया ही है। किसी भी तारा में नाभिक, छोटे नाभिक जुड़ करके क्या करते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। और जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन के, जो हाइड्रोजन का सामान्य नाभिक जो कि हाइड्रोजन है, उसी का प्रयोग करके तारा बिजली बनाते, तारा जो है तुमको कहते हैं ऊर्जा का इतना अधिक उत्पादन करते हैं, और इसके लिए बहुत अधिक ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो करीब करीब 3 अरब केल्विन ताप की जरूरत पड़ती है इस प्रतिक्रिया को संपन्न कराने के लिए। और इससे जो बम बनाया जाता है, जिसको इससे जो तुमको ऊर्जा मुक्त होगी, जिससे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें 2 छोटे नाभिक मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया कहलाती है। नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया कहलाती है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है
यह प्रक्रिया नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया तारा की ऊर्जा का, तारा सूर्य मतलब जैसे है तुम्हारा, की ऊर्जा का स्रोत है। तो यही प्रतिक्रिया से सूर्य जो है इतनी बड़ी ऊर्जा क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो इसमें जो दिक्कत है कि जैसे नाभिक में धन आवेशित होता है यहाँ पर, तो अगर ये दोनों नाभिक जो होता है तो उनको इसमें विकर्षण बल होता है। तो इन दोनों विकर्षण बल को नियंत्रित करने के लिए कम से कम, जैसे प्रोटॉन का है, तुमको प्रोटॉन का दो विकर्षण बल होगा, तो इसको इतना नज़दीक लाने के लिए हमको करीब करीब 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जो कि क्या कर सकता है, इस नाभिक के विकर्षण को क्या कम करके इतना करीब इसको ला सके कि नाभिकीय बल इन दोनों नाभिक को एक नाभिक में क्या कर सके, परिवर्तित कर सके। तो इसके लिए तुमको करीब करीब 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे कि तुमको दो जो प्रोटॉन के हैं, दो जो हाइड्रोजन के नाभिक हैं, जो कि प्रोटियम जैसे 1H1 के नाभिक एक दूसरे से क्या हो सकें, संलयित हो सकें। और इतना अधिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए करीब करीब अगर ताप हम लोग जो प्रयोग परिकलित करेंगे तो 3 × 10⁹ केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। तो इतना अधिक ताप उत्पन्न करना, और इससे जो तुमको क्या बनाया जाता है, इससे नाभिकीय सूर्य की ऊर्जा का स्रोत तो है ही, इसके अलावा नाभिकीय हाइड्रोजन बम इससे बनाया जाता है। नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया से ही क्या प्राप्त होते हैं तुम लोग, हाइड्रोजन बम इससे बनाए जाते हैं। एक लाइन और इसमें जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन बम की ऊर्जा का, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, ऐसा जोड़ दीजिए। हाइड्रोजन बम, एक लाइन पहले लिख लेते हैं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है, आधारित है मतलब हाइड्रोजन का चूंकि प्रयोग है, हाइड्रोजन तो जाहिर है कि सूर्य में भी हाइड्रोजन ही उसका ऊर्जा का स्रोत है, तो हाइड्रोजन बम इसका है। तो इन सबों के लिए इतना अधिक ऊर्जा लाएंगे कहां से, और इतना अधिक ऊर्जा अगर मतलब कि जनित करना है, तो पहले देखो ये जो नाभिकीय संलयन प्रतिक्रिया जो कि यहाँ पर हाइड्रोजन बम जो अगर बनाना है, तो इसके लिए पहले इतना अधिक ऊर्जा लाने के लिए पहले परमाणु बम का विस्फोट करना पड़ता है। तो पहले अगर परमाणु बम का विस्फोट कीजिएगा तो उससे जो ऊर्जा मिलेगी वह फिर किसमें कन्वर्ट होगी, वह ऊर्जा फिर किसमें कन्वर्ट होगी, उससे फिर हाइड्रोजन बम का विस्फोट करा सकते हैं। तो पहले उसके लिए इतना अधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो दो हाइड्रोजन नाभिक को, दो हाइड्रोजन नाभिक, 2H11 नाभिक को संलयित करने के लिए 300 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसके लिए ताप 3 × 10⁹ केल्विन की आवश्यकता होती है। तो इतना अधिक ताप की आवश्यकता होती है इसके लिए। और जो प्रतिक्रिया होगी उसके कुछ उदाहरण हम लिख देते हैं, जैसे कि तुम्हारा प्रतिक्रिया है, जैसे कि H11 सूर्य में जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका 2-3 चरण में हम लोग विश्लेषण कर सकते हैं। H11 + H11 यह दिया पहला प्रतिक्रिया, उससे क्या बन जाएगा H12 और प्लस क्या हो गया तुमको E +10 और प्लस 0.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलेगा। फिर दूसरे चरण में तुमको जो होगा 1H2 जो बना, 1H2 + 1H2 + 1H2 इससे बन जाएगा हीलियम का 2-3 बन जाएगा, और एक न्यूट्रॉन बनेगा, और इसमें ऊर्जा मुक्त होगा 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें ऊर्जा होगा। अब है हीलियम का 2H3 1H3 ना, 1H2 प्लस तो 1H2 को लिख ही दिए, 1H2 + 1H2 + 1H2, हाँ 1H3 बन गया प्लस 1H1 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
और लास्ट 3 को, ये तुमको ऊर्जा नाभिक के संलयन का कुछ उदाहरण हो गया। तो ये तुम्हारा हो गया, ये सूर्य की ऊर्जा का क्रम है। इसको नियंत्रित करके अभी जो है मतलब इससे ऊर्जा बनाए जाने की, एक निश्चित दर से चलाए जाने की तकनीक का अभी विकास नहीं हो सका, जिसको कि नियंत्रित करके ऊर्जा बनाने की कोशिश लोगों का जारी है, और इससे अनियंत्रित हो जाती है ऊर्जा का काफ़ी मात्रा में प्राप्त होती है। और इस प्रकार से क्या हो गया तुम्हारा, ये तुम्हारा जो चैप्टर था नाभिक समाप्त हो गया। और आई होप कि तुम जो है क्वेश्चंस वगैरह अपना बना लोगे इसको, और जहाँ भी दिक्कत हो राइट रूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें जो भी तुमको परेशानी हो किसी भी चीज़ के लिए उसमें मदद ले सकते हो। सारे वीडियोज़ जो है लगभग सिलेबस के सब अपलोड हो गए हैं, उसको तुम इसमें देख सकते हो, अपना नोट्स भी उससे बना सकते हो। राइट रूल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें नोट्स भी तुम चाहोगे तो तुमको मिल सकता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करना है।